चाइना के खिलाफ एक बड़ा बिल आ रहा है और वो अमेरिका के संसद में आ रहा है। आखिरकार एक तरफ अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ चाइना के ऊपर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से कई जर्मनी के एक्सपर्ट हैं जो कह रहे हैं कि चाइना में पैसे लगाना खतरे से खाली नहीं है। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं फिलीपींस को लेकर वार्निंग भी मिल चुकी है चाइना को। और इन सब के बीच में भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। ट्रिलियंस डॉलर की तरफ भारत बढ़ रहा है। आखिरकार कैसे? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं ना, अतड़ी का गोश्त गोश्त नहीं होता है और खुशामती दोस्त दोस्त नहीं होता है। कुछ वैसा ही देखने को मिल रहा है। क्या डोनाल्ड ट्रंप एक माइंड गेम खेल रहे हैं चाइना के साथ? अब तक तो देखने से चाइना और अमेरिका के बीच में सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, लेकिन कुछ चीजें देखने को मिली शपथ ग्रहण समारोह में भी। यहाँ पर देखने को मिला कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को प्रमुखता से रखा। हालांकि फ्रंट रो में कहीं चाइना के उप राष्ट्रपति दिखे नहीं, पर एक अच्छी खबर चाइना के लिए आई कि 60% की जगह 10% ही इनके ऊपर टैरिफ लगाया। पर अमेरिकी कांग्रेस में आज 2 नए विधेयक पेश किए गए जो चीन से उसके अस्थायी सामान्य व्यापार संबंधों के दर्जे को छीनने का कोशिश करते हैं। प्रतिनिधि सभा में जॉन मुलनार मिशिगन के हैं, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर सदन की चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। टॉम सुओजी ये न्यूयॉर्क से हैं, जो व्यापार निष्पक्षता अधिनियम को बहाल करने के लिए प्रस्ताव रखते हैं। सीनेटर जिम बैंक्स इंडियाना से हैं। टॉम कॉटन, जॉस हॉले, इन सब ने एक विधेयक पेश किया है। ये विधेयक चीन के जनवादी गणराज्य के साथ सामान्य व्यापार संबंधों को निलंबित कर देगा और चीन के जनवादी राज्य से आयातित वस्तुओं के संबंध में लागू शुल्क की दरों में वृद्धि करेगा। सामान्य व्यापार संबंध स्थिति, जो कि पहले जाना जाता था मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस, इसका मतलब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका को किसी देश के निर्यात पर कम टैरिफ लागू करना होता है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के लगभग हर देश को ये दर्जा देता है। वर्तमान में केवल 4 अपवाद हैं: बेलारूस, क्यूबा, उत्तर कोरिया, रूस। कुछ देशों को उस दर्जे के आनंद लेने के लिए वार्षिक छूट की आवश्यकता होती है, जैसे चीन को अस्थायी सामान्य व्यापार संबंध दर्जा दिया गया। कुछ ठोस उदाहरण देने के लिए, कपड़ों के लिए सामान्य व्यापार संबंध दर्जा वाले देश विशिष्ट वस्तुओं के आधार पर 4.4% से 9.4% टैरिफ का भुगतान कर सकते हैं। उस दर्जे के बिना देशों के लिए टैरिफ 60 से 90% तक बढ़ जाता है। खिलौनों के लिए टैरिफ 0 से 30 से 90% तक बढ़ जाता है। अधिकांश बिजली के सामानों के लिए टैरिफ 2.5% से 35% तक बढ़ जाता है। बिल चीन पर सामंजस्यपूर्ण टैरिफ अनुसूची में दिए गए टैरिफ से परे अतिरिक्त टैरिफ लागू करके उसे आगे करेगा। गैर रणनीतिक वस्तुओं के लिए न्यूनतम 35% टैरिफ और रणनीतिक वस्तुओं के लिए न्यूनतम 100% टैरिफ है। ये बढ़ोतरी 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। ये चीन को डी मिनिमिस उपचार से भी वंचित करेगा, जिसके तहत $800 से कम मूल्य के आयात पर सीमा शुल्क नहीं लगता है, जो कि शीन और टेमू जैसे चीनी प्रत्यक्ष से उपभोक्ता ई-कॉमर्स साइटों के लिए एक बड़ा झटका होगा। बिल में कहा गया कि चीन के जनवादी गणराज्य के WTO में प्रवेश के बाद से अमेरिका ने हजारों कारखाने, लाखों विनिर्माण नौकरियों और खरबों डॉलर की बौद्धिक संपदा खो दी है। इसमें कहा गया कि चीन के सामान्य व्यापार संबंधों की स्थिति के लाभार्थी के रूप में निरंतर व्यवहार करना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक अस्वीकार्य खतरा है। इससे पहले 1980 से शुरू होकर चीन को अमेरिकी बाजार में मुक्त व्यापार पहुंच का आनंद मिला था, लेकिन हर साल एक नई छूट देने के माध्यम से अस्थायी स्थिति ने मानवाधिकार की चिंताओं पर चीन के व्यापार विशेषाधिकार को रद्द करने की धमकी देने के लंबे समय से चल रहे खेल को समाप्त कर दिया। विशेष रूप से 1989 में तियानमेन स्क्वायर में प्रदर्शनकारियों पर खूनी कार्रवाई के बाद जैसे जैसे चीन अमेरिका के बीच टकराव बढ़ता गया, विशेष रूप से 2018 में शुरू हुए टैरिफ व्यापार युद्ध के कारण चीन की अस्थायी सामान्य व्यापार स्थिति को समाप्त करने के लिए दबाव भी बढ़ता चला गया।
गया। सीसीपी की हाउस सेलेक्ट कमेटी की ओर से बिल में एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि पिछले 3 राष्ट्रपति प्रशासनों ने टैरिफ उपायों से प्रभावी रूप से चीन को PNTR स्थिति को पहले ही रद्द कर दिया था। इसी तरह के विधेयक पहले भी पेश किए जा चुके थे, जिनमें 2023-24 शामिल है। दोनों ही मामलों में विधेयक समिति से बाहर नहीं निकल पाए। वास्तव में अधिकांश चीन विरोधी कानून बहुत धूमधाम से पेश किए जाते हैं और फिर चुपचाप खत्म हो जाते हैं। हालांकि समर्थक कांग्रेस पर रिपब्लिकन नियंत्रण और नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के प्रति प्रेम का लाभ उठाकर कानून पारित करने की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रंप ने संयुक्त राज्य अमेरिका को चीनी निर्यात पर सभी तरह के टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। अब यहाँ पर देखना होगा कि आगे क्या होता है। चाइना के लिए एक अलग स्थिति बन रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि चाइना के अंदर ज्यादा निवेश न करें। उन्होंने कहा कि उन कंपनियों के ऊपर बहुत रिस्क है जो चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। वहीं बात करें, ऐसा नहीं है कि चाइना को इन्होंने खुले छोड़ दिया है। इनके जो विदेश मंत्री हैं रूबियो, इन्होंने कहा कि देखिए हम फिलीपींस के लिए कॉल लेने को तैयार हैं और चाइना का ये डेंजरस एक्शन है जो चाइना कर रहा है। हालांकि यहाँ पर एक मैप देख रहे हैं जिस मैप में ये बताया जा रहा है कि चाइना के ऊपर भी निगरानी बनाकर रखा हुआ है अमेरिका ने, और अमेरिका इसके तटों की ठीक ठाक निगरानी कर रहा है और यहाँ आसपास में जासूसी जहाज घूमते रहते हैं ताकि इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे, इंफॉर्मेशन कहीं से भी ओझल न हो। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी के एक सेक्टर में गजब का धमाल मचा है और ये है भारत का डिजिटल इकोनॉमी सेक्टर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारत ने एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर दिया है। एक समय था जब भारत मात्र $402 बिलियन की इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी रखता था, लेकिन आज ट्रिलियंस डॉलर की इकोनॉमी है और 2022-2023 में भारत का डिजिटल इकोनॉमी 11.7% था नेशनल इनकम, जो कि मात्र 4.2 बिलियन था। लेकिन 2024-25 तक इसके शेयर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई और ये $529 बिलियन तक पहुंच गया है। अब इन सब के बीच में माना जा रहा है कि और भी ज़्यादा बदलाव हो रहे हैं और इस AI, ब्लॉकचेन, इन सब की वजह से अब ये ट्रिलियंस डॉलर का माइलस्टोन रखा जा रहा है। 2029 तक की भारत की जो प्लानिंग है वो प्लानिंग है कि डिजिटल इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी में कम से कम 20% का फायदा दिलाए और इसी दिशा में बढ़ते कदम देखने को मिल रहे हैं। हालांकि डिजिटल इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमी है जो काफ़ी तेज रफ्तार से बढ़ी, पर ये इतना आसान नहीं है। भारत को अपने स्किल्स अपग्रेड करते रहने होंगे ताकि ये सारी चीजें संभव हो सके। वैसे जिस तरीके से यहाँ चल रहा है और भारत इसे बढ़ाने के लिए भी बहुत तरह की चीजें कर रहा है, स्किल्स को डेवलप कर रहा है और उस क्षेत्र में भारत अब आगे बढ़ भी रहा है। धीरे धीरे भारत इस चीज को आने की दिशा में बढ़ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या भारत डिजिटल इकोनॉमी में अपने लक्ष्यों को पा पाएगा या नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।